नमस्कार दोस्तों, मैं आज़ाद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल स्टूडेंट पॉइंट में। दोस्तों, आपके लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि कुछ वीडियो कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान के ऊपर भी बनाया जाए। तो आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं। ये सीरीज चलती भी रहेगी, आप देखते रहिए, घर बैठे तैयारी करते रहिए। बातों में ज़्यादा टाइम न खींचते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पे आते हैं और शुरू करते हैं। ये जो शब्द यूनिवर्स लिखा गया है, सबसे पहले हमको ये समझना है कि आखिर इसका मतलब है क्या। तो आप बिल्कुल साधारण तरीके से समझिए कि अणु जैसे सूक्ष्मतम कण से लेकर के विशालकाय आकाश गंगा तक के सम्मिलित रूप को हम ब्रह्मांड कहते हैं। या फिर आप दूसरे भाषा में इस प्रकार समझ सकते हैं कि हमारी पृथ्वी, सौरमंडल, आकाशगंगा, इन सबको सम्मिलित रूप से हम ब्रह्मांड कहते हैं। ये सवाल आपके दिमाग में अनायास ही आ जाता होगा कि आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्या क्या इसके सिद्धांत हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारा आज इसी के ऊपर है, चर्चा करते हैं इसके बारे में। मुख्य रूप से ये बता दें कि 4 सिद्धांत दिए गए हैं। देखिए, जो कि मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। पहला, ये सबसे फेमस है, जो कि है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी दिया था जॉर्ज लेमेंत्रे ने। दूसरा है स्टडी स्टेट थ्योरी। इसको दिया था थॉमस गोल्ड और हरमन बाडी ने। तीसरा, पुल सेटिंग। और इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे एलन सैंडविच। दोस्तों, चौथा और लास्ट है इन्फ्लाशनरी थ्योरी। और इसको दिया था एलन गुथ ने। ये चूंकि आप लोगों ने जब पढ़ा होगा तो ज़्यादातर इसके बारे में अध्ययन किया होगा। ये तीनों बहुत ही कम मिलते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो आपको फोकस इसी के ऊपर करना है। आप नाम तो याद रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सवाल इन तीनों से नहीं आते हैं। हायर एग्जाम आपका पीसीएस दे रहे हैं, आप सिविल से तैयारी कर रहे हैं, आईएएस दे रहे हैं, पीसीएस दे रहे हैं, या फिर कभी कभी इनसे सवाल सीजीएल में भी आ सकते हैं। आप इनको दिमाग में पन रखिए और हम अब इनके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे कि आखिर ये क्या है, कैसे है। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी बिग बैंग थ्योरी को लेकर के।
चलिए अब शुरुआत करते हैं अपनी बिग बैंग थ्योरी के ऊपर। क्योंकि ये पार्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, तो आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। जॉर्ज लेमेंथेयर ने सन 1894 में ये सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया था कि करीब आज से 15 अरब वर्ष पूर्व जब पूरा ब्रह्मांड एक मटर के दाने के समान था। ध्यान दीजिएगा, आपके प्रश्न यहीं से आने शुरू हो जाते हैं कि कितने वर्ष पूर्व। अक्सर ये प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आप देखिएगा कि कितने अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति शुरू हुई, तो करीब 15 अरब वर्ष पूर्व। कहीं कहीं आप देखेंगे कि लिखा होगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति करीब 13.5 अरब वर्ष पूर्व शुरू हुई। आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये दोनों समय सही है। ये जॉर्ज लेमेंथेयर ने दिया था और ये वाला सिद्धांत आधुनिक है। तो आप कंफ्यूज ना होके, अगर प्रश्न में जॉर्ज लेमेंथेयर से संबंधित है तो आप 15 अरब वर्ष लिखें। अगर आधुनिक के बारे में पूछे कि आधुनिक अवधारणा क्या है, कि कब ब्रह्मांड की उत्पत्ति की शुरुआत हुई, तो आप 13.5 अरब वर्ष पूर्व कर सकते हैं। चलिए हम अपना चर्चा कर रहे थे कि कैसे कैसे क्या हुआ। तो जॉर्ज लेमेंथेयर ने बताया कि 15 अरब वर्ष पूर्व पूरा ब्रह्मांड एक मटर के दाने के समान था। उसमें संकुचन के कारण विस्फोट हुआ और अभी सेकेंड भी नहीं बीता था कि वो मटर का दाना एक वॉलीबॉल के दाने के बराबर हो गया। एक, माफ कीजिएगा, एक बड़े से वॉलीबॉल गेंद के बराबर हो गया। अगले कुछ सेकंड में वो एक बड़े से आग के गोले में परिवर्तित हो गया, जिसकी त्रिज्या करीब 10 अरब मील के आसपास रही होगी। ठीक है, तो यहीं से शुरू होता है, उस विस्फोट के साथ ही शुरू होता है समय, टाइम, स्पेस। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आज से 15 अरब वर्ष पूर्व ना ही समय था और ना ही स्पेस था। जैसे ही बिग बैंग हुआ, वहीं से आपका समय शुरू होता है और वहीं से आपका स्पेस शुरू होता है। बिग बैंग के कुछ हजार साल बाद जब फंडामेंटल कण मिलते हैं, तो वे निर्माण शुरू करते हैं इस ब्रह्मांड का। हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाने लगता है और धीरे धीरे कुछ हजार साल और जाते हैं और हमारे ब्रह्मांड के निर्माण की प्रक्रिया तेज होती चली जाती है। गैस पुंज इकट्ठे होते हैं और आज से करीब 4.5 अरब वर्ष पूर्व, यानी अब से 4.5 अरब वर्ष पूर्व में हमारे सौर मंडल का निर्माण होता है। आप इसको 4.5 अरब वर्ष अब से कह सकते हैं, या बिग बैंग के 10.5 अरब वर्ष बाद। इतने समय में आपके सौर मंडल का निर्माण हुआ है। इस प्रकार ये बिग बैंग थ्योरी, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। जो प्रश्न आते हैं वो हमने आपको बता दिया। अक्सर समय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि कब सौर मंडल का निर्माण हुआ, कब बिग बैंग थ्योरी हुई थी। यही सारे प्रश्न हैं और ध्यान रखिएगा, तभी से स्पेस और टाइम की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और
पहुंचते हैं अपने अगले सिद्धांत की तरफ। अगला सिद्धांत, सिद्धांत नंबर 2। जो इससे पहले मैं लिखा तो उससे टॉपिक इधर उधर हो सकता है, तो उसका कोई मैटर है नहीं। शुरू करते हैं। ये पुलसेटिंग थ्योरी यानी कि दोलयमान सिद्धांत, इसको दिया था एलन सैंडविच ने। एलन सैंडविच, तो बस इसके बारे में आपके सामने थोड़ा चर्चा कर दे रहा हूँ। एलन सैंडविच ने ये बताया कि जब से बिग बैंग हुआ, यानी जब से ब्रह्मांड का शुरुआत हुआ, ब्रह्मांड लगातार फैलता ही चला जा रहा है। और करीब अब से, क्योंकि उनकी और थ्योरी थोड़ी सी बिग बैंग से अलग कैसे, चलिए आइए थोड़ा सा उसको समझते हैं। तो उन्होंने बताया अब से 120 करोड़ वर्ष पूर्व जब ब्रह्मांड बनना शुरू हुआ, तब से लेकर ये आज तक फैल रहा है। और ये कब तक फैलेगा? तो ये फैलेगा 290 करोड़ वर्ष तक, ऐसे फैलता रहेगा। फैलने के बाद गुरुत्वाकर्षण इसको और फैलने से रोकेगा और ये फिर आपस में सिमटना शुरू हो जाएगा। और सिमटेगा कब तक? तो अब से मान के चलिए कि उन्होंने ये बताया था कि 410 करोड़ वर्ष तक आपका ब्रह्मांड फिर से सिमट जाएगा उसी छोटे से बिंदु पे, और उसके बाद फिर एक बार विस्फोट होगा। तो ये उनका सिद्धांत था, जिसको पुलसेटिंग थ्योरी कहते हैं, या फिर दोलन सिद्धांत या दोलयमान सिद्धांत कह सकते हैं। अब पहुंचते हैं हम अपने अगले सिद्धांत की तरफ। अगली थ्योरी स्टेडी स्टेट थ्योरी। इसको आप हिंदी में लिखें तो लिखा जाएगा सतत सृष्टि सिद्धांत। थॉमस गोल्ड ने यह बताया कि दरअसल ना ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति है और ना ही अंत है, न ये फैलेगा न ये कभी सिकुड़ेगा। तो इनका सिद्धांत केवल इतना ही था, इसके बारे में और ज़्यादा और जानने की जरूरत है भी नहीं। केवल मतलब आप समझ सकते हैं कि शब्दों से लिखा गया सतत सृष्टि सिद्धांत, यानी कि न ये कभी बना है और न ये कभी बिगड़ेगा। अब तो इतना ही समझिए, और कुछ है नहीं इसमें। अब पहुँचते हैं अगले पॉइंट पे। चौथा, इन्फ्लामेटरी थ्योरी। एलन गूथ ने ये हमें बताया कि
जब से ब्रह्मांड बना हुआ है तो उन्होंने भी, जैसे कि बिग बैंग थ्योरी के में जॉर्ज लेमेंत्रे ने बताया था कि इस प्रक्रिया के दौरान हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ, ऐसे ऐसे प्रक्रिया हुई। लेकिन इनकी और बिग बैंग थ्योरी में थोड़ा सा ही अंतर है, और अंतर केवल है लास्ट में ही है, यानी अंत में है कि बाकी सौर मंडल कैसे बने, आकाशगंगाएं कैसे बने, केवल इसी चीज़ के बारे में इनकी थ्योरी है। थोड़ा सा आप समझ लीजिए कैसे। तो इन्होंने ये बताया कि जब ब्रह्मांड फैला, उसका विस्तार होना शुरू हुआ, तो उसके जो गैस के पुंज थे इकट्ठा हुए, उनमें एक बार फिर विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट के बाद बड़ी बड़ी आकाशगंगाएं बनी। उसमें फिर बादल के गुच्छे इकट्ठे हुए, और उसमें फिर विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट से तारे और ग्रह बने। इतना ही है इनकी थ्योरी में। इसीलिए जो नीचे की 3 थ्योरी बताए हैं वो इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी आपके समझने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। जो बिग बैंग थ्योरी के बारे में हमने आपको बताया, आप उसका समय काल याद रखिए। एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से संबंधित पूछे भी जाते हैं। स्पेशली अब अगर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे आदि की तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले वाले सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी के बारे में अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अब आगे चलते हैं कि ये तो सारे सिद्धांत थे कि कैसे कैसे बना। अब आखिर वो क्या चीज़ें हैं जो पूरे ब्रह्मांड को एक दूसरे से बांधे रखती हैं, इसके बारे में हमें समझना है। आखिर ब्रह्मांड बना तो कैसे बना। अब इन चीज़ों पे हम चर्चा शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। पूरे ब्रह्मांड को बांधने में 4 प्रकार के बल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। आपका सबसे पहला और इम्पोर्टेंट वो फोर्स, वो बल है ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा स्ट्रॉन्ग फोर्स। चौथा वीक फोर्स। दोस्तों यही वो चारों बल हैं जिससे आपका पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। ये चारों बल ना हो आपके ब्रह्मांड की बनावट, स्ट्रक्चर संभव ही नहीं है। तो हम थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से लेकर के। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि ये फोर्स होता है क्या है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में आप सभी जानते हैं, नॉर्मली सबके पास इस चीज़ का ज्ञान है। लेकिन आइंस्टीन ने एक विशेष थ्योरी दी थी। आप सबको पता है कि 2 बड़े पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी में क्या संबंध होता है। लेकिन आइंस्टीन ने ये बात बताया था कि 2 पिंडों के बीच अगर बल लग रहा है तो उसके लिए कोई माध्यम होना जरूरी है, कोई माध्यम चाहिए। और प्रसारण के लिए, ताकि उस बल का प्रसारण हो सके, किसी प्रकार का कण का होना जरूरी वहाँ पे। तो उन्होंने यहाँ पर एक थ्योरी दी थी कि ये एक विशेष प्रकार का कण ग्रेविटोन होता है। उसको लेकर आज तक रिसर्च चल रहे हैं और ज़्यादा जानकारी इसके बारे में अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है।
अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। तो दोस्तों, शुरू से ही मानव को इस बारे में जानकारी थी कि धरती पे ऐसे कोई ऐसा पदार्थ है जो कि लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करता है, लेकिन ऐसा पदार्थ किसी वस्तु में विद्युत प्रवाहित करके भी बनाया जा सकता है, इस बारे में भी आगे चल के खोज हुई। तो ये एक ऐसा फोर्स है जिससे संसार की सभी चीज़ें बंधी हुई हैं, यहाँ तक कि आपका शरीर भी इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से बना हुआ है। क्योंकि इसमें और इसमें सबसे बड़ा फर्क ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स केवल आकर्षण का है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का है। मैक्सवेल ने ये बताया, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ये बल इतना मजबूत है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले 10 के घाते 40 गुना ज़्यादा ताकतवर है, और ये बल हमारे शरीर को, संसार के सभी चीज़ों को बांध के रखता है। अगला पॉइंट हमारा जो स्ट्रांग फोर्स, आप सभी को पता होगा कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। आप ये भी जानते हैं प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, और इस वजह से विपरीत आवेश होने के कारण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। लेकिन नाभिक में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। क्योंकि प्रोटॉन भी धनावेशित है और अन्य प्रोटॉन जो भी हैं वो उन सबके भी पास भी धनावेश है, तो ऐसा होना चाहिए कि वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर दें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सभी प्रोटॉन एक दूसरे के साथ काफ़ी मजबूती के साथ बंधे रहते हैं। तब वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि गुरुत्वाकर्षण बल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इनके अलावा भी कोई एक ऐसा बल है जो कि इनको बांधे रखता है, और वो बल था स्ट्रांग फोर्स। इस प्रकार इस बल की खोज हुई, और ये बल जो था स्ट्रांग फोर्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के मुकाबले 10 के घाते 2 गुना ज़्यादा ताकतवर था। ये तो बात रही स्ट्रांग फोर्स के बारे में। अब बात करते हैं वीक फोर्स के बारे में। एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के बारे में तो खोज हो चुकी थी, लेकिन जब हमारी खोज आगे बढ़ी तो हमने कई अन्य कण भी प्राप्त किए। उसी में कुछ ऐसे कण थे जो कि बनते थे, ख़त्म हो जाते थे, बनते थे, ख़त्म हो जाते थे। दरअसल उनका ख़त्म नहीं होना ये सब नहीं कहेंगे, बल्कि वो किसी और चीज़ में परिवर्तित हो जाते थे, किसी अन्य कण में परिवर्तित हो जाते थे। वहाँ पर इस बल की खोज हुई, उनके परिवर्तन से ये वीक फोर्स बना। क्योंकि जब वो नए कण नाभिक के अंदर या परमाणु के अंदर आते थे और गायब हो जाते थे, इस प्रकार से उस नाभिक का लगातार क्षय होता रहता था, जिसको आपने रेडियो एक्टिविटी के अंतर्गत पढ़ा होगा। वहाँ से इस बल की खोज हुई। क्योंकि ये चारों बल ही ब्रह्मांड की संरचना करते हैं, तो आपको इसलिए इन चारों बलों के बारे में जहाँ तक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ तक बता दिया गया। ये टॉपिक तो हमारी ख़त्म हो गई। कुछ और मुद्दों के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो हमने जब पहले लिखा था ब्रह्मांड के उत्पत्ति का वर्ष, तो उसमें ये भी लिखा था कि करीब 13.5 अरब वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई थी। ये आधुनिक सिद्धांत था। तो इस सिद्धांत ये कैसे था, हम थोड़ा सा इसके बारे में आप के सामने चर्चा कर दे रहे हैं।
दोस्तों, नासा ने 30 जून 2001 को एक सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम था मैप। माइक्रोवेव एनिसोट्रॉफी प्रोब। इस चीज ने ब्रह्मांड के उत्पत्ति के बारे में पता लगाया और इसी की वजह से पता चला कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति अब से करीब 13.5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। चूंकि इसके प्रमुख डेविड विल्सन थे जिनका निधन सन 2003 के पहले हो गया था। उन्हीं के नाम पे इस मैप का नाम बदल करके डब्लू मैप कर दिया गया, जिसका मतलब था विल्सन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉफी प्रोब। और इसी के वजह से डार्क मैटर ढूंढा गया। डार्क मैटर के बारे में आपको थोड़ी बता दूं कि करीब आपके पूरे ब्रह्मांड का 96% पार्ट डार्क मैटर है। हम केवल 4% भाग को ही जानते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं तक है। ये केवल ब्रह्मांड के उत्पत्ति के बारे में था और उसको बनाने वाले पल के बारे में था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, आप इसको लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट हमें ज़रूर भेजिएगा, ताकि आगे से हम तारों के उत्पत्ति के बारे में, ग्रह की उत्पत्ति के बारे में, ये सारी चीज़ें हम आपके सामने रख सकें। धन्यवाद।